जब पीक पे था कोविड तो बाबा जी तो कहीं हरिद्वार में सो रहे थे। पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट है कि एलोपैथी इज अ स्टूपिड साइंस, ये एकदम बचकाना गंवार टाइप का स्टेटमेंट। उसके बाद आयुर्वेद का कोई अस्तित्व है क्या? विगत 75 सालों में भारत सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिस शहर में, जिस आईसीयू में वो चाहें 3 दिन ड्यूटी कर लें और उनसे कोई काम नहीं कराया जाएगा। 3 दिन वो बैठे हैं मरीजों के साथ, जो आईसीयू कोविड का आईसीयू है, और 8 घंटे की ड्यूटी कर लें। अगर वो 3 दिन सुरक्षित आ गए बाहर तो मैं 100 करोड़ रुपए का पेमेंट उनको तत्काल करूँ। और रामदेव को सुश्रुत या चरक के लेवल के व्यक्ति थोड़ी तो उन्होंने कोई एक भी ऐसा डायग्नोसिस किया हो जिससे आयुर्वेद का भला हुआ हो। सिर्फ क्रिटिसाइज करके, किसी को बुरा बोल के, दूसरे की लाइन छोटी करके अपनी लाइन बढ़ा, तो हम बाबा रामदेव के विरुद्ध केस लड़ेंगे और देखेंगे कि ये उनकी भ्रांति, उनकी गलती की वजह से जो 987 लोग छत्तीसगढ़ में दिवंगत हुए हैं, उनके लिए वो जिम्मेदार डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय तिवारी न्यूज हसल इंडिया की तरफ से। आज हम हैं एक स्पेशल कन्वर्सेशन में विद डॉक्टर कुलदीप सोलंकी। डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जो कि रायपुर के जाने माने पेट एवं उदर रोग विशेषज्ञ हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट में सर एक्सपर्ट हैं। सर ने अपना एजुकेशन पूरा किया हुआ है पीजीआई चंडीगढ़ से। विगत 20 वर्षों से अधिक समय से सर अपनी सेवा दे रहे हैं और उन्होंने अनेकों पेशेंट को ठीक किया है। आज हम सर के साथ बर्निंग इश्यूज और हेल्थ और डाइट से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सर का स्वागत करके। हेलो सर, स्वागत है आपका न्यूज हसल इंडिया में। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई खास मैसेज? तिवारी जी, अभी जो समय चल रहा है वो एक कठिन समय है, एक इंडिविजुअल के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जी। और ये इतना बुरा समय क्यों आया है ये एक अलग विषय है, लेकिन इसमें हमें बहुत ही संभल से और एक दूसरे को मदद करते हुए ये समय को क्रॉस करना है। ये समय भी बीत जाएगा, ये मान के हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना ज़्यादा आवश्यक है। और सभी लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, इस महात्रासदी से लड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं। वो योगदान की मैं तारीफ करता हूँ और मुझे लगता है कि ये समय बीत जाए कम से कम नुकसान में। इसके लिए हमें समाज के रूप में, प्रदेश के रूप में और राष्ट्र के रूप में एकजुट रहना चाहिए। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या हम थोड़ा मास्क हटा के, ताकि दर्शकों को डॉक्टर कुलदीप सोलंकी सर के मैसेज के साथ साथ वो प्रभाव भी पहुँचे। जरूर सर, एक सबसे ज्वलंत मुद्दे में अगर हम आए तो ये जो बाबा रामदेव का स्टेटमेंट आया, जिन्होंने एलोपैथी के ऊपर और काफ़ी सारे डॉक्टर्स का मनोबल और सब चीज़ों को देखा जाए तो इनके स्टेटमेंट और उनके रिएक्शन को आप किस नज़र से देखते हैं सर? मुझे लगता है कि रामदेव जी को ऐसा विचार व्यक्त करना शोभा नहीं देता। इस देश ने एक आम व्यक्ति, राम प्रकाश शायद उनका नाम रहा हो, एक आम व्यक्ति को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया है कि वो एक योग प्रचारक बने। फिर उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च की, उनके सारे प्रोडक्ट्स लाखों करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं और वो इतना मान सम्मान का आदर नहीं कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये उनकी तरफ से कोई उचित प्रक्रिया है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा वातावरण इस बातचीत पे चल रहा है कि रामदेव ने ये कहा, फिर आईएमए ने ये कहा, इसमें मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है कि आयुर्वेद बेहतर है या एलोपैथी बेहतर है। पहली बात तो ये जो स्टेटमेंट है कि एलोपैथी इज अ स्टूपिड साइंस, ये एकदम बचकाना गंवार टाइप का स्टेटमेंट है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। मॉडर्न मेडिसिन जो है वो एक रिसर्च किया हुआ एप्रोप्रिएट साइंस है
और जहाँ तक रामदेव जी का सवाल है तो मुझे लगता नहीं कि वो किसी आयुर्वेदिक कॉलेज से पढ़े हुए आयुर्वेद के एक्सपर्ट हों, उनके पास कोई डिग्री हो। वो जैसे हमारा स्टाफ रहता है कि डॉक्टर के साथ ज़िंदगी भर काम करते करते बहुत सारी चीज़ सीख जाता है, कंपाउंडर भी सीख जाता है, टेक्नीशियन भी सीख जाता है। तो मतलब हम इस चर्चा पे क्यों पढ़ रहे हैं कि ये रामदेव जी जो हैं वो आयुर्वेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देश में करीब करीब 26 लाख आयुर्वेदिक क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो BAMS हैं, MD हैं, और इनमें से बड़ा दुखद है कि 90% लोग जो हैं वो एलोपैथिक दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते हैं जी, जो एलोपैथिक अस्पतालों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरी बात, आयुर्वेद जो है इसको कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। आयुर्वेद पूरा सपोर्ट ले रहा है मॉडर्न मेडिसिन से। उदाहरण के लिए टेम्परेचर नापने का थर्मोमीटर किसने बनाया है? मॉडर्न मेडिसिन ने बनाया है। BP इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया है? मॉडर्न मेडिसिन ने बनाया है। स्टेथोस्कोप मॉडर्न मेडिसिन ने बनाया है। सोनोग्राफी मशीन मॉडर्न मेडिसिन ने बनाया है। एक्सरे मॉडर्न मेडिसिन ने बनाया है। CT स्कैन मॉडर्न मेडिसिन ने बनाया है। MRI मॉडर्न मेडिसिन ने बनाया है। और तो और जितने ब्लड टेस्ट हैं वो सब किसकी देन? बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलॉजी और नए जो टेस्ट आ रहे हैं वो किन की देन? मॉडर्न मेडिसिन की। आप इनको हटा दीजिए, उसके बाद आयुर्वेद का कोई अस्तित्व है क्या? हम तो ये नहीं बोल रहे कि आयुर्वेद के डॉक्टर को स्टेथोस्कोप यूज नहीं करना है, उसको BP इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है, उसको शुगर नापना नहीं है, उसको थायराइड के बारे में टेस्ट नहीं कराना है, अपना नाड़ी देख के उसका ट्रीटमेंट करे। हम ये नहीं बोल रहे हैं। हमने कभी भी साइंस को रोका नहीं है। हम बोलते हैं कि जो चीज़ें आयुर्वेद में अच्छी हैं और जिससे मरीज को फायदा हो रहा है वो हम सब स्वीकार कर लेते हैं। मॉडर्न मेडिसिन ने चाइनीज मेडिसिन को बहुत हद तक एक्सेप्ट किया है, और उसका मुख्य कारण क्या है? चीन सरकार ने अपने सारे रिसोर्सेज में से बहुत बड़ा भाग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को दिया। विगत 75 सालों में भारत सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आज मॉडर्न मेडिसिन के लिटरेचर में, जर्नल्स में चीनी मेडिसिन की रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की रिपोर्ट आती है। वो मेडिसिन बिकने लगती हैं, मरीजों को फायदा होता है। बहुत सारे मलेरिया के पेशेंट्स आर्टिसमेट नामक दवाइयों से ठीक हो रहे हैं, और ये कहाँ से आया? चीन के ट्रेडिशनल मेडिसिन से आया। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जो हमारा पारंपरिक विज्ञान है आयुर्वेद, उसको अपग्रेड करें। कोई भी मोबाइल हम यूज करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर महीने, 2 महीने, 4 महीने में अपग्रेड होता है, तब वो मोबाइल चलता है। ऐसा थोड़ी है सन 1857 में हमने मोबाइल खरीदा, तब तो खैर था भी नहीं। हम और प्रासंगिक हो जाते हैं कि 2000 साल में हमने एक बटन वाला मोबाइल खरीदा, उसको आज भी चला रहे हैं और बोल रहे हैं दिस इज द बेस्ट। ये बचकानी सोच। और रामदेव आयुर्वेद को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो दवाइयां बनाते हैं, दवाइयों के विक्रेता हैं। अब इसमें सनातन संस्कृति को घुसाना, इसमें ये इशू बनाना कि रामदेव जो है भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सोच भी गलत है। बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस रहे हैं, लेकिन ये गलत है। हमें अगर वाकई में आयुर्वेद का रिस्पेक्ट बढ़ाना है, आयुर्वेद को एक शिखर तक पहुंचाना है, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा ओरिजिनल रिसर्च ना हो आयुर्वेद में। और रामदेव को सुश्रुत या चरक के लेवल के व्यक्ति थोड़ी कि उन्होंने कोई एक भी ऐसा डायग्नोसिस किया हो जिससे आयुर्वेद का भला हुआ हो, आयुर्वेद नई ऊंचाइयों सिर्फ क्रिटिसाइज करके, किसी को बुरा बोल के, दूसरे की लाइन छोटी करके अपनी लाइन बढ़ा, ये समझदारी नहीं है। और एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि शक्ति के 5 स्टेजेस होते हैं। ये विषय से बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई बात है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। शक्ति के 5 स्टेजेस होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। एक धन की शक्ति, अर्थ बल जिसे बोलते हैं, वो लेवल 1 है, पहली मंजिल की शक्ति है। आप देखते हैं पैसे वाला आदमी है तो उसकी थोड़ी शक्ति है। दूसरा होता है फॉलोअर्स की शक्ति, किसी के 1000 लोग खड़े हो जाते हैं उसके साथ, उसकी एक शक्ति होती है, वो लेवल 2 है। ये भी नीचे की लेवल की शक्ति। तीसरी होती है साइंस की शक्ति, विज्ञान को परखने की शक्ति, विज्ञान को समझने की शक्ति, ये लेवल 3 है ना, जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक माइंडसेट,
साइंटिफिक माइंडसेट आज हमारी पब्लिक से खींच दिया जा रहा है इस अनर्गल विवाद में घुसा। ये जो भ्रम और भ्रांतियां फैला के काला जादू फैला के उल्टी सीधी कोरोनिल के बारे में एक प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया कोरोनिल। अब हमारे छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने जो प्रारंभिक जांच की है और जितना डाटा इकट्ठा किया है, अभी हम इस प्रोसेस में हैं। जो लोग आईसीयू में दिवंगत हो गए, आईसीयू में भी न बच पाए, ऐसे करीब करीब 987 लोग छत्तीसगढ़ में हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 987 लोग छत्तीसगढ़ में हैं जिन्होंने उपचार में आने के लिए, जो उपचार में लेट आए या देरी की, क्योंकि उन्होंने एक फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग पाला हुआ था कि कोरोना लिया हुआ है, हमको तो कुछ होगा नहीं, और फाइनली वो आईसीयू में भी नहीं बच पाए, पूरी जद्दोजहद के बाद नहीं बच पाए। तो ये डाटा और हम लोग अभी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और अगर ये सही पाया गया तो हम बाबा रामदेव के विरुद्ध केस लड़ेंगे और देखेंगे कि ये उनकी भ्रांति, उनकी गलती की वजह से जो 987 लोग छत्तीसगढ़ में दिवंगत हुए हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना है जी। तो जो हम शक्ति की बात कर रहे हैं कि एक साइंटिफिक सोच की शक्ति वो लेवल 3 की है, और उससे भी ऊपर होती तर्क की शक्ति जी, कि जो साइंस ने बोला उसको तर्क आप अपने कॉमन सेंस और तर्क में तौलें, और उसके बाद जो निकलेगा जिस्ट जो सार निकलेगा वो तर्क की शक्ति है। तो कोई भी डॉक्टर, एमबीबीएस लेवल का डॉक्टर भी जो है, उसकी ये ट्रेनिंग होती है कि वो साइंटिफिक माइंडसेट का रहता है, तर्क की शक्ति होती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि बाबा कुछ भी बोलते रहते हैं, 25 सवाल भेजते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग जवाब नहीं देते, क्योंकि वो न साइंटिफिक माइंडसेट है न तर्क की शक्ति है। उनके पास अर्थ बल है, बाहुबल है, लेवल 1 लेवल 2 की शक्ति है, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। और पांचवी जो सबसे हर व्यक्ति को जो एक ड्रीम होता है कि वो परमात्मा की शक्ति, कि भाई जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाए या उसके बारे में जानकारी हो जाए, तो वो है सबसे ऊपर की शक्ति। तो लेवल 3 और लेवल 4 पे जो है मैक्सिमम डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स आज काम कर रहे हैं। आप सोचें, ये एक ऐसा अजीब सा माहौल बना के, जब पीक पे था कोविड तो बाबा जी तो कहीं हरिद्वार में सो रहे थे, है ना, कहीं सामने नहीं आए। और मैं आपके माध्यम से आज चैलेंज करता हूं, अभी भी जिस शहर में, जिस आईसीयू में जी, वो चाहें 3 दिन ड्यूटी कर लें और उनसे कोई काम नहीं कराया जाएगा। 3 दिन वो बैठे हैं मरीजों के साथ, जो आईसीयू कोविड का आईसीयू है, और 8 घंटे की ड्यूटी कर लें। अगर वो 3 दिन सुरक्षित आ गए बाहर जी, तो मैं 100 करोड़ रुपए का पेमेंट उनको तत्काल करूंगा। ये एक बहुत ही बड़ी बात सर कह रहे हैं, और हम तो किसी फील्ड के डॉक्टर हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो या नेचुरोपैथ के हो, इन डॉक्टर्स ने इस कोरोना काल में, जिन डॉक्टर्स ने अपनी इतनी सेवाएं दी और जिस खतरनाक मोड़ से भारत को वापस लेकर आए, हम इनके अथक प्रयास करें, सैल्यूट करते हैं और जीवन भर आभारी रहेंगे। पर सर, इनसे जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न और है कि आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथ हो, एलोपैथ हो, मॉडर्न साइंस, या होम्योपैथ हो, ये सारे के सारे मेडिकल की अपनी अपनी ब्रांचेस हैं, जो कहीं ना कहीं उस बीमार शरीर को बाहर निकालने के लिए, चाहे वो नॉर्मल लिविंग बीइंग से हो, सांस लेकर हो, सावधानी परहेज रखकर हो, या सीधे मेडिकेशन और सर्जरी के साथ हो, जब सारी चीजें ऑलरेडी एविडेंस बेस्ड हो रही हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक की हो, ये हो, तो बाबा रामदेव के इस बयान में जो उन्होंने दिया हुआ है, इसमें आपत्तिजनक क्या है? और अगर आप सारी की सारी जैसे चर्चा करें कि आयुर्वेद वाले डॉक्टर भी हैं जो पीढ़ियों तक प्रैक्टिस होती है, ये सब पास ऑन हो रहा है, तो इनके स्टेटमेंट में एग्जैक्टली क्या ऑब्जेक्शनेबल है सर? ऑब्जेक्शनेबल की लिस्ट ढूंढेंगे तो फिर मुझे लगता है कि हमें ये चर्चा को 1, 2 दिन 4 दिन तक चालू रखना पड़ेगा। तो मोटी मोटी बातें मैं चर्चा ये नहीं करूंगा कि किसने क्या बोला, हमें क्या करना चाहिए या कहाँ कौन सी कमी है, उस पर हम फोकस करेंगे जो ज्यादा बेहतर है। तो हम विचार पकड़ते हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद जो ढिंडोरा पीट रहे हैं ना, एक मतलब एक सेक्शन है मीडिया का, लोगों का, जो एक ढिंडोरा पीट रहा है कि भाई ये जो है ना आईएमए विरुद्ध आयुर्वेद है या मॉडर्न मेडिसिन विरुद्ध आयुर्वेद है, ऐसा नहीं है। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इनको आपस में ही बढ़ाया जा रहा है, मुद्दा भटकाने के लिए, ऐसा कुछ? हाँ, ये
क्यों किया जा रहा है इस पे मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इस पे मेरा कोई शोध नहीं है, लेकिन ये छोटा बच्चा भी समझ रहा है कि ये मुद्दा नहीं है। रामदेव डज नॉट रिप्रेजेंट आयुर्वेद बिकॉज ही इज नॉट अ क्वालिफाइड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। और जो बेचारे 26 लाख लोग हिंदुस्तान में क्वालिफाइड लोग हैं, वो 90% दवाइयाँ एलोपैथ की यूज कर रहे, क्योंकि उनको रिजल्ट देना है ना। आयुर्वेद में उनको रिजल्ट देना है, मरीज को ठीक करना है। हमारे और नीचे जाते हैं अपन, जैसे हम तो सिर्फ डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स के इंडिविजुअल ये जो ना क्लिनिक बेस्ड सिस्टम भी रहता है ना, तो उसको एक असिस्टेंट की जरूरत होती है, स्टाफ की जरूरत होती है, नर्स की जरूरत होती है। तो वो बेचारे जो अपना जवानी में पूरा जीवन दे रहे हैं मरीज की सेवा में, उनको तो हमें सैल्यूट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, उनका मनोबल बना रहे। मनोबल से ज्यादा है कम से कम एक आत्मसम्मान तो बना रहे जी। उनको क्यों एक चोर, एक डकैत जैसा फीलिंग दे रहे हैं अपन, ये अनुचित शब्द है। बिल्कुल बहुत ही गलत है। आप किसी की मृत्यु पे, दुश्मन की मृत्यु पे हंसना जो है, भारतीय जो सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं ना अभी, मैं इनसे एक चीज बोलता हूँ, किसी की मृत्यु पे सनातनी कभी हंसता नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और आप यहाँ 1000 डॉक्टर मर गए टर टर टर, मतलब दिस इज डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग बहुत लो लेवल की बात है। अरे आप चींटी मर जाए तो दुख मनाते हैं, ये हमें संस्कार दिए जाते हैं कि चलते चलते बच्चे के पैर में चींटी मर गई तो उसको बताया जाता है कि नहीं भैया बेटा चींटी को भी चोट ना पहुंचे तुम्हारी वजह से, ये सिखाया जाता है। यहाँ डॉक्टर मर रहा है, पैरामेडिक स्टाफ मर रहा है, और उन लोगों की बात कौन कर रहा है जो 108 चला रहे हैं, जो घर से लेके आ रहे हैं। मैं इस कोरोना काल में देखा है मैंने, और हम सब ने देखा है कि मरीज का रिश्तेदार सबसे पहले भाग जाता है मरीज की हालत देख के, उसको ठीक होने तक मुंह नहीं दिखाता है। और पैरामेडिक स्टाफ, हेड्स ऑन मतलब हेड्स ऑफ टू देम, पैरामेडिक स्टाफ, वार्ड बॉयज, स्वीपर्स को कितना रिस्क है, डॉक्टर्स और नर्सेस से ज्यादा स्वीपर्स को रिस्क है कोरोना का। और बहुत सारे तो बेचारे कोविड में वो भी नहीं हुए, वैक्सीनेट भी नहीं हुए, तब भी वो काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि 2, 4, 5, 10 हजार रुपए के लिए लोग काम कर रहे हैं? ये काम इसलिए कर रहे हैं कि उनको अंदर एक सोच है कि भाई मेरे को किसी की मदद करूंगा तो मेरा भगवान मेरी मदद करेगा, ये सोच है, मैं कुछ अच्छा कर जाऊं, ये सोच की वजह से वो अस्पताल जाता है। नहीं तो 1 रुपया किलो चावल मिल रहा है सरकार से, है ना। और खाने पीने लायक तो कोई चौड़ी में जाकर भी कमा लेता है। 300 रुपए रोजी तो सरकारी रेट है जी, तो वो क्यों जाएगा स्वीपर। और आज आप समझ लीजिए रायपुर एक छोटा सा शहर है, इस पे अगर 10,000 हॉस्पिटल स्टाफ है तो 1,500 से 2,000 जो है क्लीनिंग स्टाफ रहेगा, हाउसकीपिंग स्टाफ रहेगा, है ना। स्वीपर बोलना थोड़ा अनुचित होगा, जो मरीज के देखभाल कर रहे हैं, सिस्टर्स और डॉक्टर्स को छोड़ के बोल रहा हूँ मैं। तो अगर वही बैठ जाए घर पे तो कोई अस्पताल चल पाएगा? मुश्किल है। नहीं, असंभव है, मुश्किल नहीं है, असंभव है। तो हमें एक जो टीम आपका लड़ रहा है कोरोना से, उसको हतोत्साहित कर रहे हैं, उसमें अननेसेसरी विवाद खड़ा कर रहे हैं। अगर रामदेव बाबा जी में इतना दम है, पूरी दुनिया का एक एक बच्चा जानता है कि ये कोरोना वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से आया है, वहां से लीक हुआ था, और उन्होंने पर्पसली जगह जगह, चाइना की सरकार ने पर्पसली जगह जगह छोड़ा है वायरस। और जैसे एक वायरस कम होता है एक नया वेरिएंट छोड़ देते हैं। इस पे बोलने का दम है तो बोले ना, चाइना को आड़े हाथ ले सकते क्या? वो उनका सामर्थ्य है क्या? और अगर वो साधु हैं, सही में उन्होंने सब चीज त्याग दी है, तो आज कुछ 100-200 करोड़ क्या 1000-2000 करोड़ किसी अच्छे अस्पताल को दान देते। प्राणायाम से मरीज तब बचता है जब वो स्वस्थ रहता है। जिसका दोनों फेफड़ा चला गया है वो वेंटिलेटर से बचेगा, बाइपेप से बचेगा, ऑक्सीजन से बचेगा, वायरस की दवाइयों से बचेगा। मॉडर्न मेडिसिन, अगर हमारी टीम, हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिक स्टाफ, हमारा मॉडर्न मेडिसिन का नॉलेज अगर इतना सुदृढ़ नहीं होता तो आज वर्ल्ड के किसी भी डेवलप्ड कंट्री से बेहतर रिजल्ट हमने दिया है। किसी भी डेवलप्ड कंट्री, यूएसए से देख लीजिए, यूके से देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, सबसे बेहतर रिजल्ट हमने दिया है। मोर्टेलिटी कम है हमारे यहाँ, सबसे कम है, मॉर्बिडिटी कम है, लॉन्ग और रिसोर्सेज की कमी के बावजूद, है ना। हमारे पिछले 75 साल या 150-200 साल में हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं पाए हम।
और पिछले एक साल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना, मैं इसको खत्म करने दीजिए, ये बना है क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्सेज है जो अनकंडीशनली काम कर रहा है, 10-20 हजार रुपए के लिए काम कर रहा है जी। दोस्तों, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर कुलदीप सोलंकी बिल्कुल डंके की चोट पे अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज के दम पे ये चैलेंज भी कर रहे हैं कि बाबा रामदेव ने जो भी कमेंट किया, जैसा भी किया, मेडिकल स्टाफ की जो पूरी की पूरी टीम है, जो 24 घंटे डेडिकेटेड है, इनकी भी सर्विस है, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डेडिकेशन है टुवर्ड्स द कंट्री। ये भी चैलेंज करें कि अगर बाबा रामदेव में इतनी नॉलेज, सारी चीजें, तो वो भी सामने आकर इनका जवाब दें। मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, जैसा कि सर ने चर्चा चालू किया भारत के रिसोर्सेज, सारी चीज़ों पे, थोड़ा सा मैं वर्तमान हालात में जाना चाहूँगा कोरोना 1 और कोरोना 2 में। सर, जैसा कि कोरोना 1 के समय हमें कुछ भी नहीं पता था, सरकार ने थोड़ी बहुत तैयारी की। अगर हम, जैसा आपने गूगल डेटा को डिस्कस किया, ये सच है सर कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है और ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा इंफ्रा तैयार करना, क्योंकि पेशेंट की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई थी। जिस तरह से कोरोना पार्ट 2 मीन्स जो सेकेंड वेव को इंडिया ने हैंडल किया है डॉक्टर्स के कंधे पर, इसे आप कैसे देखते हैं और कैसा आपका फ्यूचर थर्ड को लेकर के, एक तैयारी को लेकर के? आप तो पहले चाहूँगा कोरोना 2 का कैसा हमने डील किया इंफ्रा में, इसमें आपका कैसा अनुभव रहा सर? देखिए, थोड़ा सा करेक्शन करूँगा जी। हमारा फर्स्ट वेव आया था पिछली गर्मी में, जो मार्च से चला था और जून जुलाई तक ऑलमोस्ट ठंडा हो गया था जी, है ना, मिनिमम हो गया था। दैट्स वेव 1 जी। टेक्निकली सेकेंड वेव आया सितंबर अक्टूबर में, जो जनवरी फरवरी तक गया, जिसमें काफ़ी लोग हमने लूज किए। पहला वाला तो एकदम टाइट लॉकडाउन और बाकी व्यवस्था की वजह से कंट्रोल, बहुत अच्छा कंट्रोल रहा और ऑलमोस्ट अननोटिस गया जी, है ना। और सेकंड में जो है हमारे को जान माल की क्षति हुई। लेकिन ये जो थर्ड वेव है, जो अमूमन मार्च से चालू हुई और अभी चल रही है, ये प्रैक्टिकली थर्ड वेव है। ओके, क्योंकि हमने फर्स्ट वेव में बहुत ज्यादा लूज नहीं किया था, इसलिए हम उसको गिन नहीं गए। बट आइडियली ये 3-4-5 महीने में जो वायरस जो है ये फिर से उठता है और लोगों को संक्रमित करता है। बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, बहुत सारे लोग आईसीयू जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बच पाते हैं। ये प्रोग्रेसिवली बढ़ता जा रहा है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, मॉडर्न मेडिसिन का एक बेसिक सिद्धांत है वायरोलॉजी का, कि जितने समय बीतता जाता है वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी तीव्रता, विरुलेंस बोलते हैं इसको, टेक्निकली विरुलेंस बोलते हैं, तीव्रता कम होती जाती है क्योंकि उसमें म्यूटेशन स्वतः होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं पाया गया है पिछले 3 से 4 सदियों के मॉडर्न मेडिसिन के इतिहास में कि कोई वायरस एक वेव गया, दूसरे वेव में उससे स्ट्रांग होके आया, दूसरा वेव गया, तीसरे वेव में और स्ट्रांग होके गया, तीसरा वेव खत्म हुआ, चौथे वेव में और स्ट्रांग हुआ। ये संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रकृति का नियम ये बोलता है कि वायरस जो आएगा आज, वो कल थोड़ा वीक होगा, तीसरे दिन और वीक होगा, चौथे दिन और वीक होगा। ऐसे डाउनहिल कोर्स होता है। तीव्रता, विरुलेंस इज द राइट वर्ड, विरुलेंस कम होता है, बढ़ता नहीं है। लेकिन ये कोविड में, कोरोना में या वुहान वायरस में हम देख रहे हैं कि हर बार इसकी तीव्रता ज्यादा आती है। और आज मुझे कैसे पता चल गया कि भाई अगली वेव जो आएगी वो बच्चों को भी इफेक्ट करेगी, है ना। तो ये डाटा कुछ ठीक नहीं है। ये कॉमन सेंस वाली बात है, जिसको मैं लेवल 4 ऑफ नॉलेज बोलते हैं ना, कि तार्किक शक्ति, तर्क की शक्ति में ये क्लियर हो रहा है कि इसके पीछे बहुत गंदा सा काला गेम हो रहा है। अच्छा, ये काला गेम है। दिस इज अ बायोलॉजिकल वारफेयर। मैं पुनः बोलता हूँ, दिस इज अ बायोलॉजिकल वारफेयर परपेचुएटेड बाय चाइना। मतलब ये बायोलॉजिकल वारफेयर है जो चाइना के द्वारा प्रमोट किया गया है, चाइना के द्वारा फैलाया जा रहा है। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, ये शोध का विषय है। आज हमें ये चर्चा करना चाहिए कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे खत्म करें, और इसके लिए जो जिम्मेदार है उनको कटघरे में कैसे लाएं, उनको दंडित कैसे करें। क्योंकि हमारे कितने सारे लोग, 3.5 लाख से 4 लाख लोग तड़प तड़प के मरे, बिल्कुल सर, है ना। और अनगिनत 10, 12, 15 लाख लोग तड़प तड़प के अपने बुरे दिन काटे, बिल्कुल, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर, अभी म्यूकोर का बात चल रहा है जी, है ना, म्यूकोर माइकोसिस, ब्लैक फंगस जिसको जी जी। ये मैंने अपने 30 साल के कैरियर में म्यूकोर के 4-5 केस देखे थे, और अभी छत्तीसगढ़ में करीब 100-150 केस हैं। पूरे इंडिया में 5800 केस हो गए। ये अचानक क्यों हो गया? अच्छा, इसका एक नैरेटिव पहले से लोग तैयार करके रखते हैं कि जैसे म्यूकोर के केसेस आने लगे तो बोले स्टेरॉइड से म्यूकोर बढ़ रहा है,
फिर बोले नहीं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन अलग होती है, मेडिकल ऑक्सीजन अलग होती है। अरे बाबा, ऑक्सीजन तो भगवान वातावरण में दिया है ना, उसी को तो कंसंट्रेट कर रहे हैं जी। इंडस्ट्रियल और वो नहाने के साबुन अलग, बर्तन धोने के साबुन अलग, ऐसा थोड़ी है, ये तो ऑक्सीजन है ना जी। तो ये जो नैरेटिव अचानक से सरफेस होता है और फिर उसको बहुत बेतहा बढ़ाया जाता है, ये गलत है। इसको कहीं ना कहीं काउंटर करना चाहिए। मुझे लगता है इसमें हमारी सरकारें और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो विफलता की तरफ जा रहे हैं, विफल हो रहे हैं और ये अननेसेसरी मुद्दे जो है ना पॉप अप कर जाते हैं जी। जिसमें बहुत सारा हमारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है, चाहे वो रामदेव हो चाहे कुछ और हो। मुद्दा ये होना चाहिए कि म्यूकॉर एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, कोविड एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसमें पूरा देश नहीं पूरा विश्व स्ट्रगल कर रहा है। आप सिंपल सी चीज सोचिए कि ये तीसरी वेव में, आप चाहे उसको सेकेंड वेव बोलते हैं, ये जो प्रेजेंट वेव है इसमें हिंदुस्तान में जो है प्रतिदिन 4 से 4.5 लाख तक केसेस आए जी, है ना, एक दिन में 4.25 लाख केस है। सरकार ने दबाया नहीं, जिसका पॉजिटिव है उसका डाटा मैनिपुलेट नहीं किया सरकार, उसने जाने दिया जैसा है वो सच है तो सच है। मतलब सरकार चाहती है तो उसको 2 लाख भी दिखा सकती है, उनके पास इतना सामर्थ्य होता है, उन्होंने नहीं किया, कमेंडेबल है, तारीफ की बात है। लेकिन ये समझना चाहिए कि भारत कोई एक अलग से टापू तो नहीं है, बहुत बड़ा देश है ना। भारत के बाजू में पाकिस्तान है जहाँ 22 करोड़ लोग रहते हैं, भारत के नॉर्थ में नेपाल है ना, साइड में बांग्लादेश है जहाँ पे 24 करोड़ लोग हैं, भूटान है, भूटान तो चलो एक और एरिया हो गया, श्रीलंका है जहाँ ये पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनकी आबादी, इनका रहन सहन, इनका जेनेटिक्स पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का सेम। मैं तो यहाँ पर तड़प रहा हूँ लेकिन पाकिस्तान में किसी को कुछ नहीं हो रहा है, श्रीलंका में नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में, और ये तीनों कंट्रीज का लिविंग स्टैंडर्ड अपने से नीचे है बिल्कुल। वहां 4000 केस नहीं आ रहे दिन में, पाकिस्तान का डाटा निकाल के देखेंगे 4200 केस हैं और छत्तीसगढ़ के जो है एक समय पे 14 से 15,000 केस, तो मतलब 3 करोड़ की जनसंख्या में 15,000। और छत्तीसगढ़ इज सेफ प्लेस ना, कोविड के हिसाब से बहुत सेफ है जी। छत्तीसगढ़ में 15,000, पाकिस्तान में 4,000, छत्तीसगढ़ में मर रहे हैं 200, पाकिस्तान में 4 मर रहे, 5 मर रहे। मैं पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ या बांग्लादेश के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक तर्क की शक्ति की बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे यहाँ ये स्पेसिफिकली फैलाया नहीं गया होता, कोई नया किस्म का वायरस छोड़ा नहीं गया होता, तो हम भी आज पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ही रहते। तो कोई तो चीज है ना जो हमारे में है जिसकी वजह से दूसरे देश हमसे जल रहे हैं, हमसे कुड़ रहे हैं, हमको नीचा दिखाना चाहते हैं, हमको नीचा लाना चाहते हैं। अगर हमारे यहाँ मॉर्टिलिटी होगी, एक भ्रम का स्थिति होगा, एक रक्कस होगा, है ना, वाद विवाद होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, लॉकडाउन होगा, रोजगार कम हो जाएगा, आदमी को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो एक दूसरे से लड़ेंगे, चोरी चमारी चालू हो जाएगी। तो ये कुछ तो है जिसको हाई लेवल थिंकिंग, जिसको बोलते हैं 5th जनरेशन 6th जनरेशन वॉरफेयर जी, उसके लिए हमारे पास क्या तैयारी है? हमारे पास कोई तैयारी नहीं। उसके लिए हमारे पास क्या सोच है? नगण्य है। वो सोच लाना जरूरी है और मुझे लगता है आप जैसे मीडिया हाउस और जो यंग लोग हैं वो इस चीज को आगे बढ़ाएं, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। सो दर्शकों, ये कुछ बातें वाकई विचार करने के लायक है कि कोरोना, सिर्फ कोरोना से अगर अपन आगे सोचे, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इंडीड जो एक वॉरफेयर की कंडीशन है, बायोलॉजिकल जो इंटेंशन है चाइल्ड इस पर्टिकुलर वायरस के पीछे, इसके उत्पत्ति का स्थान, इसके फैलने का तरीका, ये सारे भी शोध के विषय हैं और मेरे अनुमान से भी इन सब चीजों पर भी विचार और बहस किया जाना चाहिए, बजाय सिर्फ सतह पर आई या दिखने वाली चीजों पर बहस करने के अलावा। इनके अलावा डॉक्टर साहब, जस्ट आपकी प्रैक्टिस से हमारे दर्शकों को कुछ फायदा हो, इनकी भ्रम और थोड़ा सा डाउट दूर हो, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा सर, वैक्सीन को लेकर के लोगों के मन में अभी भी काफी एक भ्रम और डर की स्थिति है। हमने कुछ वीडियो देखा था जहाँ पे गाँव वगैरह में वाकई में तहसीलदार और लोगों को मार पीट के भगाया जा रहा है, तो वे व्यक्ति जो वैक्सीन से या तो भाग रहे हैं या डर रहे हैं, उनके बारे में आप तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे सर? देखिए, इसके लिए अगर हमें लॉन्ग टर्म काम करना है ना, तो अपनी पब्लिक में, अपनी जनता में साइंटिफिक सोच का विकास करना पड़ेगा जी। साइंटिफिक सोच का विकास जनरेशन के साथ कम होता गया है जी, है ना। हम हियर से, मतलब आपने कुछ बोला, मैंने सुना, रिएक्शन दिया, बात खत्म, उसका आकलन, उसका तथ्यात्मक विश्लेषण नहीं कर पाते, लेकिन उसमें तो दशक लग जाते हैं, है ना। सोच को चेंज करने में दशक लग जाते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म गोल वो होना चाहिए कि हमारे
जितने लोग हैं उसमें एक साइंटिफिक सोच आए, साइंस के बारे में जो साइंटिफिक माइंडसेट जिसको मैं बोलता हूँ। दूसरा शॉर्ट टर्म ये होना चाहिए कि जैसे मैं आज आपके साथ बैठ के ये चर्चा कर पा रहा हूँ, इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे समय पे 2 वैक्सीन लग गए थे। मरीज देखते समय मुझे बहुत गंदा इन्फेक्शन आया और इन्फेक्शन की तीव्रता बहुत अधिक थी, जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ा, मेरे स्टाफ बीमार पड़े और मेरे परिवार के 6 सदस्य बीमार पड़े, जिसमें मेरे माता पिता भी, और सबको समय पे ट्रीटमेंट मिला और हम आज स्वस्थ हैं। इसमें ट्रीटमेंट का एक रोल है, लेकिन ये बीमारी हम वेंटिलेटर तक नहीं गए, हमें बहुत सीवियर मतलब हम मृत्यु से बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि हमने वैक्सीन लगा। तो 2 चीजें समझना है कि वैक्सीन लगने के बाद पॉजिटिव होना मामूली बात, वैक्सीन लगने के बाद पॉजिटिव हो सकता है, वैक्सीन हमें मृत्यु से बचाता है, कम कर देता है जी, मृत्यु से 90% बचाएगा। वैक्सीन जिसको लगा है उसका मृत्यु दर दूसरे जिसको नहीं लगाया है उसके कंपैरिजन में मात्र 10% है, 90% वो मृत्यु से बचाएगा और 80% हमें आईसीयू से बचाएगा। तो हमारी जो तकलीफ है वो छोटी मोटी सर्दी खांसी जैसे रहेगी वैक्सीन के बाद। और ये कैसे आएगा? इसका भी कारण पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक की सोच खराब नहीं है, लेकिन जो विचार डाल दिए गए हैं एक पर्टिकुलर सोच के तहत कि वैक्सीन डालोगे लगाओगे तो इम्पोर्टेंट हो जाओगे, है ना, आपके बच्चे पैदा नहीं होंगे, आप अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे, ऐसे घटिया घटिया सोच डाली गई है। या एक और अभी चल रहा है व्हाट्सएप, मतलब क्या है, एक पुरानी कहावत है, मैं इसमें बीच में कि झूठ के पाँव नहीं होते जी, ये सच है, लेकिन जब तक सच जूता पहन के दौड़ने के लिए तैयार होता है तब तक झूठ उड़ के आधे विश्व को कवर कर लेता है जी। तो झूठ के पाँव नहीं होना उसका एक स्ट्रेंथ हो गया है। तो हमें अपना विवेक लगाना पड़ेगा कि भाई मैं बोल रहा हूँ, भारत सरकार बोल रही है, प्रदेश सरकार बोल रही, तो इन लोगों के मन में कुछ और बोलने में कुछ नहीं जी, ये हमारे भलाई के लिए बोल रहे। और वैक्सीन लगाना ही है, वैक्सीन लगाने से हमारी जान बचेगी। एक भ्रामक एक चल रहा है प्रचार, फलाने नोबेल प्राइज विनर ने 2008 में जिसको नोबेल प्राइज मिला था, फ्रेंच वाला जी, हो सकता है उसको पड़ोसी उसको जानता हो, हम तो नहीं जानते, लेकिन उसके नाम से ना खूब बड़ा सा चल रहा है कि 2 साल में सब मर जाएंगे जितने वैक्सीन लगाए जी। अरे बाबा, वो शायद बचे नहीं बचे जिन्होंने बोला है। और अब उसका काउंटर भी आ गया है कि ये किसी ने, ये लोग जर्नलिज्म एक चीज होती है ना जी, है ना, फेक न्यूज फैलाने के, उसके अंतर्गत है किसी ने सनसनी फैलाने चिपका दिया, अब बहुत सारी पब्लिक उसी में हतोत्साहित हो गई। अब 1-2 डॉक्टर्स भी मर गए। भाई वैक्सीन कोई रामबाण तो नहीं है कि हर आदमी जो है वो अजर-अमर हो जाएगा, कोई डॉक्टर्स की भी मृत्यु हुई है। लेकिन पिछले वेव में आप देखिए ना, पिछले वेव में हमने जितने हेल्थ केयर वर्कर्स लूज किए थे और जितने पुलिस मैन लूज किए थे उससे बहुत कम है इस बार जनरल पब्लिक की मृत्यु दर ज्यादा है और यंग लोगों की मृत्यु दर ज्यादा है ना, ओल्ड से यंग हो गए। तो इसलिए वैक्सीन जब नंबर आ जाए, एक और चल रहा है, एक फैंसी आइटम, मैं और रोज मरीजों से बात होती है तो मेरे को पता है साहब, वो कोवैक्सीन लगाना है कि कोविशील्ड लगाना है जी, और स्पुतनिक के बारे में भी कैसा, आपका क्या विचार है, आप जो बोलोगे वो लगवाएंगे। तो भाई ये तभी होता है जब आपके थाली में 56 भोग लगे हों और आप सोचते हो पहले रसगुल्ला खाऊं कि गुलाब जामुन खाऊं कि रोटी खाऊं। जब आदमी जीने के लिए खाता है तो उसको जो सामने दिखता है वो खा लेता है जी, बिल्कुल, है ना। ये कुछ दिन रहेगा, ये भी मेरा एक पूर्वानुमान आप जरूर बताइएगा पब्लिक को। ये जो लग्जरी है ये अगले 2-3 महीने रहने वाली है। उसके बाद जैसे ही मासेस को पता लग गया कि वैक्सीन से बहुत फायदा ही फायदा है जी, तो ये आप बात लिख के रख लीजिए। अभी जो वैक्सीन सरकार को लगाने में तकलीफ हो रही है, उसके बाद ये वैक्सीन 5,000-10,000 रुपए की ब्लैक में मिलेगा, एक डोज 5,000 में मिलेगा या 10,000 में मिलेगा। कि इसके ब्लैक मार्केटिंग जैसे बीच में हुआ ना, रेमडेसिविर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, बहुत सारी दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग हो गई, वैसे वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। चाइना में कोवैक्सीन 36,000 रुपए में सिंगल डोज में बिक रहा है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं चाइनीज सूत्रों से, और अंडर द टेबल बिक रहा है। और वो कहां से जा रहा है? इंडिया में जो डोज नहीं लग रहे हैं बिल्कुल, वो स्मगल होके चाइना जा रहे हैं, और 36,000 एक डोज में। यहाँ सरकार तो फ्री में दे रही है, तो फ्री की इज्जत नहीं हो रही है। वहां इसके 72,000, मतलब 2 डोज के 72,000 स्मगलर को मिल रहे, 36,000 एक। और वो चाइना वाले
जो अपना वैक्सीन बनाया जी। है उसको पब्लिक प्रेफर नहीं कर रही है। जी बिल्कुल। चोरी छुपे वो भारत से वैक्सीन मंगा के लगवा रहे, और इसमें मेनली कोवैक्सीन जो है उनका चॉइस है जी। तो ये चीज समझनी पड़ेगी हमारे जनमानस को कि प्रोपेगेंडा में नहीं जाना है, और कौन व्यक्ति हमारे हित में बोल रहा है और कौन हमको भड़का रहा है जी। हो सकता है जो व्यक्ति ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है उसने ऑलरेडी दोनों डोज लगाया है। हाँ बिल्कुल, है ना, ऐसे और वो बहुत तो सारे हाँ बहुत सारे लोग रहते जी। हैं जो बोलते कुछ है करते कुछ है जी। इसलिए बॉटम लाइन है कि वैक्सीन सबको लगाना है, जी। जिसका नंबर आ जाए तुरंत जाके लगवाइए। कौन सा लग रहा है उसमें मगजमारी मत कीजिए, वो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर डिसाइड करेगा। आपको लग रहा है फर्स्ट विजिट पे फर्स्ट मौके पे लगा दें। सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो रिजर्वेशन वाला ब्रैकेट डाल दिया है वैक्सीनेशन, इससे हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है। भाई बिलो पावर्टी लाइन वाला करवाना नहीं चाह रहा है, उसको लग रहा है कि मैं जो गरीब हूँ इसलिए मेरे को गिनी पिग बनाया जा रहा है, मैं मर जाऊंगा तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसे वाले नहीं लगा रहे। पैसे वाले जो है बेचारे वहां जाके सुबह 3 बजे से रात के 5 बजे तक बैठे रहते हैं, उनका नंबर नहीं आता, दूसरा काउंटर खाली है। तो जो आ रहा है उसको लगवा दीजिए, इसमें रिजर्वेशन का कोई औचित्य नहीं है। जान गरीब की भी कीमती है, जान अमीर की भी कीमती है, कोई जान ज्यादा कीमती है या सस्ती नहीं होती है, जान सब बराबर है। ये बेसिक हमारे संविधान का सोच है और इसको हमको ऊपर रखना है। इसलिए जो एपीएल बीपीएल और फलाना ठिकाना जो चल रहा है ना वो रिजर्वेशन टाइप का कि एक टेबल खाली है उसमें कोई नहीं आ रहा है, दूसरे टेबल में लाइन लगी है, लोग मारामारी कर रहे हैं, पास पास खड़े हैं, कोविड फैल रहा है, वो ना करें। और प्राइवेट सेक्टर को ऑलमोस्ट सप्लाई जीरो है जी अभी तक। इस फेज में प्राइवेट सेक्टर को सप्लाई जीरो है। प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा तो वैक्सीनेशन नहीं बढ़ेगा, उस बड़े लेवल पे हो पाना नहीं होगा। देखिए छत्तीसगढ़ में प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग है, इसलिए इतनी बड़ी महामारी उतना नुकसान नहीं कर पाई जी। है ना। 15,000 20,000 के 15,000 17,000 केस रोज आ रहे थे, मिनिमम 15,000 एवरेज मानेंगे तो एक साथ 15,000 में से अगर आप समझिए कि 1,500 भी सीरियस हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास नहीं है। बिल्कुल 80% ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये मास तक नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे जब स्वयं विशेषज्ञ ये बोल रहे हैं कि इंजेक्शन वैक्सीन जरूर लगाइए, स्वयं सर का ये कहना है कि कोरोना आज नहीं तो कल एक आम बीमारी हो जाएगा सर्दी खांसी की तरह। वैक्सीन लगाने से जो सीवियरिटी होती है, गंभीरता होती है कि ऑक्सीजन पे डिपेंड होना, वेंटिलेटर पे जाना या एडमिट होना, आपको बीमारी होगी जरूर पर होकर निकल जाएगी, किंतु सीवियरिटी गंभीरता जो है वो 80 से 90 पे कम हो जाएगी। तो न्यूज़ हसल इंडिया भी इस बात को रिक्वेस्ट करता है अपने सारे दर्शकों से कि जब स्वयं विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि आप जाइए और जाकर जरूर वैक्सीन लीजिए, सो प्लीज ये कीजिए। सर इससे जुड़ा एक और सवाल आपकी स्पेशलिटी से, जैसे कि कोविड को अब तक माना जा रहा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या लंग्स में, सर इसका जो फर्दर इन्फेक्शन है लीवर किडनी या स्टमक में, कैसा क्या प्रभाव है, दर्शकों क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसमें आपके बारे में राय जानना चाहते हैं। देखिए एक चीज बहुत बेसिकली हमें समझना पड़ेगा जी, कोविड इन्फेक्शन कोरोना जो है पूरे शरीर को तकलीफ पहुंचाता है जी। उसका मैक्सिमम ब्लड हमारे फेफड़े झेलते हैं, ओके, लेकिन वो हमारी आंतों को खराब कर रहा है, वो हमारे स्टमक में सूजन कर रहा है जी, किडनीज को इन्वॉल्व कर रहा है, लीवर के बहुत बड़े भाग को इन्वॉल्व करता है जी। तो कोविड पूरे शरीर को जी इन्वॉल्व करता है। सर यहाँ पे एक जस्ट जनता में बहुत फैला हुआ है कि कोविड मतलब क्या, सर्दी खांसी सर दर्द बुखार, एक इसी को ही मेजर माना जा रहा है, पर जैसा आप बता रहे हैं ये पूरी इंटरनल बॉडी में मेजर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर रहा है। ये हार्ट को भी इफेक्ट करता है जी, ब्रेन को भी इफेक्ट करता है, स्टेजेस अलग है, सीवियरिटी अलग है। हमें फोकस बिल्कुल सही रखना है, जो आप बोल रहे हैं सर्दी खांसी बुखार सांस फूलना सेचुरेशन कम होना, इसी पे फोकस रखना है क्योंकि इसी में गड़बड़ होती है। ओके, फेफड़ा खराब हो गया है तो फिर जान नहीं बचती है, तो फेफड़े को बचाना है। पेट का कोई चक्कर नहीं है, 2 4 5 10 दिन 15 दिन आदमी को दस्त हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, डकारें आ सकती हैं, 2 महीने हो सकता है जी, लीवर में थोड़ा एंजाइम्स बड़े होते हैं, थोड़ा पीलिया हो सकता है, लेकिन इन सब चीजों से जान नहीं जाती, जान जाएगी फेफड़े से। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में ये ज्यादा दिखता है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में अभी हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं जो अप्रैल में इन्फेक्ट हुए थे, उसमें यह होता है कि सब गैस हो रही है, पेट फूल रहा है, डकारें आ रही हैं, खट्टी डकारें आ रही हैं, थकान लग रही है, मोशन ठीक नहीं हो रहा है, ये सब चीज होती है, लेकिन वो सब दवाइयों से ट्रीटेबल है।
पोस्ट कोविड सिंड्रोम जिसमें आते हैं या हाजमा कमजोर हो रहा है, वो करीबन अमूमन 35% लोगों में, 1 तिहाई लोगों में पाया गया है, और ये समय के साथ और साधारण इलाज के साथ ठीक हो जाता है। तो इसके लिए हमें चिंता नहीं करना है जी। किसी व्यक्ति को पीलिया का अटैक आ जाता है, तो उसमें भी विशेषज्ञ जो है समय पे इंटरवीन करते हैं, और अभी तक लीवर की वजह से किसी की मृत्यु हुई हो ये मेरी जानकारी में नहीं है। जो हमारा फोकस है वो बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए कि हमें अगर सर्दी खांसी हुई या बुखार आया इस सीजन में तो वो कोविड है, दूसरा कुछ नहीं है। कोविड जांच नेगेटिव होने के बाद ही आगे बढ़ना है, और तुरंत सीटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं देख रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग ना एक सीटी स्कैन की फिल्म लेके आ जाते हैं। हाँ सर, सर खांसी हो गई थी, जांच कराने में हमको डर लग रहा था, तो RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं कराए, सीटी स्कैन करा दिया, सर सीटी स्कैन ठीक है। ये गलत अप्रोच, ये अपसाइड डाउन अप्रोच है। जो लास्ट काम है उसको अपन पहले करा रहे हैं। सीटी स्कैन पहले 7 दिन में नहीं कराना है जी। कोविड व्यक्ति को सीटी स्कैन नॉर्मल आ सकता है पहले 7 दिन में जी, 8वें दिन से उसमें चेंजेस आते हैं, है ना। तो वो आपने पहले करा दिया, आप निश्चित होकर घर बैठ गए, और कोविड आपके अंदर है, कोरोना आपके अंदर है, तो वो कितना फैल जाएगा। जब आप डॉक्टर पहले उठा लिया गया, मतलब जो लास्ट कदम है उसमें पहले उठा लीजिए। मतलब जूते आप पहले पहन लेंगे और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि पैंट पहनना है, तो फिर दिक्कत तो होगा जी जी बिल्कुल, है ना। तो वो नियम से चलना है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट करा लें जी, RT-PCR करा लें, और ये सब खुद ना कराएं। जो भी आपका नियरेस्ट डॉक्टर है जिसका क्वालिफिकेशन MBBS है, उससे आप मिल लें। सरकार का तंत्र, सरकारी तंत्र बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक PSC में हजारों की संख्या में मरीज देखे गए जी बिल्कुल, है ना, डील किए गए हैं। नॉर्मल नॉर्म्स को तोड़ के लोगों ने काम किया है। नॉर्मल नॉर्म से होते हैं कि दिन में 25, 30, 50 केस देख लिए जी, मरीज देख लिए, लेकिन लोगों ने सैकड़ों की संख्या में एक दिन में पेशेंट देखे हैं। इसके लिए हमारा जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो बधाई के पात्र हैं, और बहुत बड़ा योगदान रहा है सरकारी सिस्टम में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक। ओबियसली क्योंकि सुविधाओं की कमी है, इसलिए वेंटिलेटर्स और जो ICU का बैकअप है वो प्राइवेट सेक्टर का बेहतर काम किया है। तो कुल मिला के ये बोलना चाहता हूँ कि ये लड़ाई मिलजुल के लड़ी गई है, और आगे भी ऐसी लड़ी जाए। इसके लिए हमें द्वेष नहीं फैलाना है, और एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना रहे। बिल्कुल, मरीज डॉक्टर का रिस्पेक्ट करे, स्टाफ का रिस्पेक्ट करे, तो स्टाफ का भी मन लगेगा काम करने में, जान बचाने में। सो दोस्तों, ये हमारा था इन कन्वर्सेशन विद डॉक्टर कुलदीप सोलंकी, और आपने ये देखा डॉक्टर साहब ने लगभग पूरे इस आधे घंटे में कहीं से भी ऐसा में एहसास नहीं होने दिया कि वो बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं या वो बहुत बिल्कुल डॉक्टर की तरह। उन्होंने बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह फ्रेंडली माहौल में हर चीज़ समझाया, आम जनता की समस्या भी, आम जनता की ज़रूरतें भी। उन्होंने बाबा रामदेव के प्रश्नों का जवाब भी दिया, और उन्होंने चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों से अपनी उम्मीदें भी साझा किया। हम ये उम्मीद करते हैं ये बातें जनता तक पहुंचेंगी पूरी तरीके से, जनता इस चीज़ को समझेगी। और जो मुख्य बिंदु पर सर ने जोर दिया कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, और अगर आपको सर्दी खांसी बुखार कोई भी लक्षण आता है तो खुद से कोई ट्रीटमेंट नहीं या गलत ट्रीटमेंट पहले ना लेके सबसे पहले टेस्ट कराएं, और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है डॉक्टर से कंसल्ट करके वो ही पूरा करें। सो हम इस थ्रू आउट डिस्कशन और सर्विस के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उन्हें अच्छे भविष्य की कामना के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारी ये लड़ाई हम बहुत जल्दी पूरी तरह जीत पाएंगे कोरोना के अगेंस्ट। हम पुनः 2018-2019 के युग में लौट पाएंगे बहुत जल्द, जहाँ सब कुछ खुला था और कोई रोक टोक नहीं थी, और हमारा समाज और हमारा राष्ट्र इस विपदा को झेलने के बाद और सुदृढ़ होगा और शक्तिशाली होगा, और हम एक महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। इस कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र विजयी। धन्यवाद सर। मैं अजय तिवारी, कैमरामैन आदित्य घाटगे के साथ न्यूज़ असल इंडिया, रायपुर। धन्यवाद।